नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 3 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के नेशनल अफेयर्स में खबर है, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड विद इन द एम्बिट ऑफ MSMEs। दोस्तों, यह सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस रिवाइज गाइडलाइन फॉर MSMEs with inclusion of retail and wholesale trade as MSMEs। यानी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल बेनिफिट मोर देन 2.5 करोड़ ट्रेडर्स। इससे करीब 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। MSE जो मिनिस्टर हैं MSME नितिन गडकरी had earlier said retail and wholesale trade were left out of the ambit of MSMEs। तो उन्होंने कहा था कि यह जो है, पहले ही कहा था कि खुदरा और थोक व्यापार MSME के तहत नहीं था, तो इसे अब लाया गया। बट विद दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, स्मॉल ट्रेडर विल ऑल्सो नाउ बी एलिजिबल फॉर लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अब यह छोटे व्यापारियों को भी RBI प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के पात्र होंगे। The government has received various representations and it has been decided to include retail and wholesale trade as MSMEs. So, and they are allowed to be registered on Udyam Register portal. However, benefit to retail and wholesale trade MSMEs are to be restricted to priority sector lending only। यानी आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है कि सरकार के सामने कई प्रस्तुतियां हुई और खुदरा तथा थोक व्यापार को MSME में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे क्या होगा कि उद्यम पोर्टल पर यह पंजीकृत कराने की अनुमति होगी। इससे प्राथमिक क्षेत्र की उधारी जो सीमित थी उसको लाभ मिलेगा। दिस मीन दैट अपार्ट फ्रॉम लेंडिंग अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, दीज ट्रेडर विल नॉट गेट एनी अदर बेनिफिट बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू स्मॉल बिजनेसेस। यानी अब इसका मतलब यह हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के तहत जो उधारी के अलावा इन व्यापारियों को सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों को जो दिया जा रहा कोई अन्य लाभ अब नहीं मिलेगा जब से यह MSME में ज्वाइन किए हैं। 1 पेज रजिस्ट्रेशन इज नीडेड टू बी डन ऑन इंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एन इंटरप्राइज अंडर MSME हैज बीन सिंप्लीफाइड कंसिडरेबली। अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि उद्योग का इंजन इसे कहा जा रहा है MSMEs को। यह थोक एवं यह जो अगर इसके शामिल होने के बाद बहुत ज़्यादा लाभ छोटे भी व्यापारियों को मिलेगा। पहले थोक और खुदरा व्यापार की गतिविधियों को MSME के तौर पर वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 2017 में इसे उस दायरे से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वे विनिर्माण गतिविधि से नहीं जुड़े थे। केंद्र की सभी वर्तमान योजनाओं जैसे पूंजी सब्सिडी योजना, स्फूर्ति आदि का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को सहायता प्रदान करना था। तो इस तरह से व्यापारिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी से प्रभावित व्यापारी अब बैंकों से जरूरी ऋण लेकर अपना व्यवसाय नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। पहले बैंक उन्हें कर्ज देने से मना करता था, लेकिन हालांकि इसके साथ साथ कुछ चिंता भी है। भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के महासंघ के महासचिव ने कहा है कि चिंता इस बात की है कि खुदरा और थोक व्यापारियों को MSME के तहत प्राथमिक क्षेत्र उधारी में शामिल करने पर बैंक छोटी विनिर्माण इकाइयों की जगह उन्हें ही कर्ज देने पसंद कर सकते हैं। ऐसे में सीमित धनराशि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और
एमएसएमई के जो अन्य सेक्टर हैं उनको जो है इस तरह का ऋण लेने में काफ़ी जो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी चिंताएं भी हैं, हालांकि इससे लाभ भी हैं, तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ग्रेने रोबोटिक्स डिजाइन फर्स्ट ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम, इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। याद रखेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो ग्रेने रोबोटिक्स हैज डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडियाज फर्स्ट 100% इंडिजिनस, और यह ग्रेने रोबोटिक्स कहाँ है? हैदराबाद की संस्था है। इसी ने ही 100% स्वदेशी एकीकृत वितरित विस्तृत क्षेत्र के स्वायत्त ड्रोन डिफेंस को डिजाइन और डेवलप किया है, और इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। The dome will protect a large area of 1200 यानी 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर सिस्टम against threats such as unmanned aerial vehicles, incoming weapons, loitering munition, low radar cross section, टारगेट ऑटोनॉमसली। तो इन सब की यह रक्षा करेगा। लिमिटेशंस ऑफ करंट डिप्लॉयमेंट्स, इसकी जो सीमाएं हैं, तो पॉइंट डिफेंस एंटी यूएवी सिस्टम विल नॉट बी एबल टू काउंटर एंड प्रोटेक्ट लार्ज डिफेंस बेसेस, NCR and liner infrastructure like international borders and such sensitive areas against aforementioned threats। यानी यह संवेदनशील क्षेत्रों का मुकाबला करने और उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। A minimum of 300 systems are required to be deployed to protect the entire western border and is financially not a viable option। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कम से कम 300 प्रणालियों को तैनात करने की आवश्यकता है, और यह आर्थिक रूप से काफी मतलब कठिन विकल्प होगा। लेकिन इसके विपरीत 6 से 7 क्षेत्रीय रूप से तैनात इंद्रजाल सिस्टम ये जब आ गया है, तो अपनी सहज कनेक्टिविटी के साथ पूरी पश्चिमी सीमा की रक्षा कर सकते हैं। 300 की जरूरत नहीं पड़ती। यानी पहले जो है इस तरह की लिमिटेशंस थी, लेकिन अब इंद्रजाल आ जाने की वजह से 6 से 7 ही सेक्टरली डिप्लॉयड इंद्रजाल सिस्टम with their seamless connectivity can protect the entire western border। How does इंद्रजाल वर्क कैसे करेगा? तो ऑटोनॉमस डिफेंस वेपन सिस्टम इज द थर्ड रिवोल्यूशन ऑफ द वॉरफेयर एंड इंद्रजाल डिजाइन प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन डिलीवरिंग सच ऑटोनॉमी to the defense forces, leveraging a combination of 9-10 modern technology powered by artificial intelligence, cyber security, and robotics that is capable of identifying, assessing, deciding, acting and evolving autonomously in real time। यानी कह सकते हैं कि यह साइबर सुरक्षा रोबोटिक्स द्वारा संचालित 9 से 10 आधुनिक तकनीकों के संयोजन का लाभ उठाते हुए रक्षा बलों को ऐसी स्वायत्तता करने पर आधारित हैं जो पहचानने, वास्तविक समय में स्वायत्त रूप से निर्णय लेने, कार्य करने, विकसित करने और आकलन करने में यह सक्षम होगा। वेदर the threat is single or multiple or a combination of UAVs, loitering munition, and such इंद्रजाल is capable of countering all such threats। यानी यह सब को जो है मुकाबला करने में सक्षम रहेगा यह इंद्रजाल। इस तरह से इसकी जो विशेषताएं हैं, इट इज ए रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, यह वास्तविक समय स्थित जन जागरूकता, यानी एकदम एक्यूरेट बताएगा कि एकदम अवेयर रहेगा। कोई भी बाहरी शक्ति अगर अटैक करने का प्रयास करेगी तो तुरंत बताएगा। डिस्प्यूटेड, डिसेंट्रलाइज एंड मोबाइल, वितरित, विकेंद्रीकृत एंड मोबाइल, इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंट मेस्ड नेटवर्क, यानी एकीकृत और बुद्धिमान जालीदार नेटवर्क, एबिलिटी टू इंटीग्रेट विथ ऑल करंट वेपन सूट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब इसके कह सकते हैं कि कार्य करेगा इस तरह की गतिविधियों में। हनी कॉम्बैट सेल स्ट्रक्चर सीमलेसली built over a combination of 9-10 technology and it work 24/7/365, यानी साल भर 24 घंटे यह निगरानी और ट्रैकिंग पर कार्रवाई करेगा। कौन? इंद्रजाल। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। टर्की नॉट सीरियस अबाउट वुमेन सेफ्टी या वुमेन सिक्योरिटी सेपरेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रीटी।
तुर्की जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि तुर्की की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसे कह सकते हैं कि इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ये इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और इस्तांबुल कन्वेंशन से ही अपने आप को बाहर कर लिया। किसने? टर्की के राष्ट्रपति ने। द मुस्लिम नेशन ऑफ टर्की इज नॉट वेरी सीरियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन। वह गंभीर नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। यानी यह महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसे इस्तांबुल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि पर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में ही हस्ताक्षर भी किए थे। 2011 में आया था। आगे भी चर्चा करता हूं। However, President Recep Tayyip Erdogan has assured that withdrawing from the treaty does not mean compromising on women's safety. हालांकि वो कह रहे हैं कि इससे महिलाओं की सुरक्षा पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, लेकिन महिलाओं का दल उनकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो इस तरह से लार्ज स्केल डिमॉन्स्ट्रेशंस आर टेकिंग place in Turkey against this decision of President Recep Tayyip Erdogan. इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों महिलाएं और LGBTQ समूह ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। Turkey has now officially withdrawn from the Council of Europe's Istanbul Convention. इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल और भी विश्व के जो संगठन हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है। तो महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाली हिंसा, घरेलू उत्पीड़न, इन सब के लिए इस्तांबुल कन्वेंशन में डिस्कशन किया गया, उसे बचाने के लिए कार्रवाई की गई। 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन पर वहां के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में ही चर्चा की गई थी और इसका पूरा ब्यौरा तैयार किया गया था। द पर्पस ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन वाज टू कर्ब atrocities and domestic violence against women in the rest of the world, including Turkey, and to encourage society to achieve gender inequality, women empowerment. इन सब के लिए यह कन्वेंशन लाया गया था। इस समझौते में 38 कंट्री ने एग्रीमेंट पर साइन किया था और खुद उसी देश के राष्ट्रपति ने इससे दूरी बना ली। तो यही कारण है कि वहां पर हंगामा मचा हुआ है। ये टर्की देश है। थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर देख रहे हैं ब्लैक सी को यह टच कर रहा है, इधर मेडिटेरियन सी भी है यह टर्की, और यह एजियन सागर है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि ये देख रहे हैं ना आप, इस्तांबुल शहर यह यूरोप में पड़ता है, इसीलिए टर्की को भी दो महाद्वीपों का देश कहते हैं। तो इस्तांबुल जो है यूरोप में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दो जल संधियां हैं। देयर आर टू स्ट्रेट समझते हैं ना, दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड। यानी ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है बास्पोरस स्ट्रेट, एंड डार्डेनलीज स्ट्रेट इज कनेक्ट टू सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। एजियन सागर और मार्मरा सागर को कौन जोड़ता है? डार्डेनलीज जल संधि, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर वॉन लेक है जो कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, अनातोलिया का पठार है, टॉरस माउंटेन है, ये भी याद रखना, पॉन्टिक माउंटेन भी है, ऊपर नीचे दोनों है, माउंट आरारात भी हाईएस्ट पीक है, ये देखिए लेक वन है, वर्ल्ड कह सकते हैं सैलाइन लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे खारे पानी की, बड़ी नहीं मैं कह रहा हूं, खारे पानी की झील है, याद रखेंगे। देख रहे हैं जॉर्जिया टच कर रहा है, येरेवन भी कर रहा है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन कर रहा है, ईरान कर ही रहा है, सीरिया कर रहा है, देश है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, ये सब खूब मात्रा में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हरिकेन इल्सा इन ईस्टर्न कैरेबियन कंट्रीज। पूर्वी कैरेबियन देश में इल्सा नामक हरिकेन तबाही मचा रहा है। दोस्तों, जैसा कि कैरेबियन सागर में स्थित देशों को आए दिन इन विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, वहां पर बहुत सारे डिजास्टर, चाहे कुछ नहीं तो वॉल्केनो का इरप्शन ही हो जाता है, इस तरह का यह हरिकेन आ जाता है। यही कारण है कि यह तूफान फ्लोरिडा तक, अमेरिका के तट तक पहुंच गया है, दक्षिणी प्रांत फ्लोरिडा। और इस यहाँ के जो दो देश हैं कैरेबियन आइलैंड में, जो सेंट विंसेंट, हाँ, ग्रेनेडा,
बहामास, ये सारे देश जो है यहाँ पर भी यह प्रभावित कर रहा है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की ओर यह बढ़ रहा है और यह पिछले 60 सालों में बारबाडोस में इसने दस्तक दी है और इसकी जो गति कहा जा रहा है 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल रहा है। मियामी में राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार इसको पता किया गया है और इसका जो सेंट्रल है जहां से ये उठा है यह डोमिंगो से। सेंटो डोमिंगो भी एक देश आइलैंड कंट्री है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ये देख रहे हैं ना बहामास, इसकी कैपिटल नसाउ है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी कंट्री मैक्सिको के बाद ये कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन सागर को टच करते हैं। निकारागुआ है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है। हाँ, इन सब की राजधानियां भी याद रखा करिए। यहाँ पर जैसे होंडुरास की ट्यूएगासिगल्पा, बेलीज है ये इसकी बेल्मोपेन है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है, अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है, निकारागुआ की मानागुआ है, हाँ, कोस्टा रिका की सैन जोन है और यह पनामा। तो पनामा स्थल संधि, याद रखना इसको स्थुमस कहा जाता है, यानी स्ट्रेट को जल संधि, स्थुमस को स्थल संधि। तो स्थल संधि में क्या होता है? दे आर कनेक्ट टू लैंड एंड सेपरेट टू सी, कॉल्ड स्थुमस। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को यह जोड़ता है। यहाँ पर देखिए ये सारे देश, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये छोटे छोटे आइलैंड, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती है, पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी राजधानी है। यहाँ पर क्यूबा को भी यह प्रभावित कर रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये फ्लोरिडा प्रांत है मियामी तट पर। तो यहाँ तक यह तूफान पहुँच रहा है। एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, ये सब, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ये भी, ग्रेनेडा, विंसेंट, टोबैगो, ट्रिनिडाद, यह सब जो है प्रभावित हो रहा है इस इल्सा नामक चक्रवात से। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ग्लोबल वाटर एंड क्लाइमेट एडॉप्शन सेंटर लॉन्च्ड एट आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में वैश्विक जल और जलवायु अनुकूलन केंद्र लॉन्च किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इज होस्टिंग ए ग्लोबल वाटर एंड adoption center being established with support from a German government agency to tackle the global challenges of water security and adaptation to a changing climate। तो इस तरह से यह जलवायु के अनुकूल होने की वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। किसकी? ग्लोबल वाटर एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन सेंटर। कहाँ? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। द मेन हब ऑफ दिस सेंटर विल बी एट आईआईटी मद्रास while the satellite hub is coming up at एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक। यानी इसका जो मुख्य केंद्र का मुख्य हब आईआईटी मद्रास में होगा, जबकि सैटेलाइट हब एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकॉक में बन रहा है। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चाओ फ्राया रिवर। और यह इसका उद्घाटन वर्चुअल आयोजन में किया गया। तो इस तरह से इस अवसर पर आईआईटी मद्रास और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के लोग इसमें उपस्थित थे। द सेंटर इज स्ट्रक्चर्ड बाय द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस and is being set up in collaboration with the German Institute of टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडेन, ये शहर है वहां जर्मनी में, एंड आचिन यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। तो इस केंद्र का नाम आचिन बैंकॉक चेन्नई ड्रेसडेन रखा ही गया है। और यह जो है केंद्र, द सेंटर इज हेडेड बाय प्रोफेसर एस सिराज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इट विल आल्सो मेक एम्फेसाइज ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी यह संसाधनों के स्थायित्व पर जोर देगा। और द ग्लोबल सेंटर ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट एडाप्टेशन विल वर्क ऑन ब्रॉड गोल टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ आवर प्लैनेट, यानी 2030 का जो सतत विकास का एजेंडा है उसको पूरा करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश यह सेंटर करेगा। और इस तरह से जो है सतत विकास के सभी लक्ष्यों के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता, स्थायित्व प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तो यह भी सेंटर ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया स्कीम की, क्योंकि इसके 6 वर्ष पूरे हुए अभी 1 जुलाई को। तो द डिजिटल इंडिया मिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015।
तो इसमें जो 3 इसके मुख्य जो लक्ष्य हैं, याद रखना 1, 2, 3 इसको कर लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका जो मिशन ही है, इसका दृष्टिकोण ही है कि भारत को डिजिटली सक्षम बनाना। आज सोचिए, इस कोरोना नामक इस महामारी में डिजिटल इंडिया नहीं होता, डिजिटल आज ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित किया जा रहा है, नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जा रही है, सभी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना, यही सब इसके उद्देश्य हैं इस योजना के। ये सारे पॉइंट दिए हैं और यही कारण है कि इस तकनीकी भाषा को समझने के लिए भारत की कुल 22 भाषाएं, जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है ना, हमारे संविधान की 8 शेड्यूल में क्या है, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस, तो उतनी भाषाओं में प्लेटफॉर्म को पहुंचाना है इसी के माध्यम से। तो यह योजना भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। तीरथ सिंह रावत रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहां पर देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में 4 महीने भी यह नहीं बीते और यह पद से इस्तीफा अपने दे दिए। तो इन्होंने पद से इस्तीफा वहां की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। देहरादून जाकर 10 मार्च को उत्तराखंड की यह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 10 सितंबर से पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य था, क्योंकि उसके लिए उनको उपचुनाव में जीत कर आना था। तो इस तरह से वह कह रहे थे कि संवैधानिक दांवपेच की वजह से हम इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, चूंकि वह पहले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लोकसभा सदस्य रहे हैं। तो इस वजह से उनको 6 महीने के अंदर उनको चुनकर आना था, लेकिन वह जो है इस पर नहीं कर पाए और मतलब चुन के आने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा है, उसमें यही कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभा की सीटों के खाली होने की सूरत में 6 महीने के भीतर बाई इलेक्शन कराकर उन्हें भरा जाए, लेकिन इसमें एक शर्त है कि संसद और राज्य विधानसभा का 1 साल या उससे ज्यादा का कार्यकाल बचा हो। ऐसे में हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर उपचुनाव की संभावनाएं बन सकती हैं, यानी कह सकते हैं कि फिर से उपचुनाव, चूंकि लगभग 1 साल से कम ही समय बचा हुआ है इसका कार्यकाल पूरा होने में, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उन्होंने यह दे दिया। अब उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। अब बढ़ते हैं। कोरियन एयर नेम 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। तो यह जो है याद रखिएगा कि विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए कोरियन एयर को चुना गया है। तो यह पुरस्कार 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा। यह अमेरिका के बोस्टन शहर में। ATW select the best airline each year by comprehensively evaluating a variety of factors by forming a team of global judges consisting of editor and analyst। तो ये सब चुनते हैं और दोस्तों यह 1974 में शुरू हुआ था, यह 47वां संस्करण है। तो यह जो है इसका जो यह कोरियन एयर का हेडक्वार्टर कोरिया सियोल में इसकी कैपिटल में स्थित है। 1962 में से यह संचालित हो रही थी। इसको हाजिन ग्रुप ने 1969 में अपने अधिग्रहण किया था। यह बेस्ट एयरलाइन में इसका नाम है। यह 44 देशों में सेवाएं दे रही 126 शहरों में। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल प्योंगयांग है। यह साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल सियोल है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन, कई बार पूछा गया है प्रश्न, इसे ध्यान रखिएगा। 38 डिग्री समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, ये ध्यान रखेंगे। और इस तरह से कोरिया स्टेट है, ये सुशीमा यहाँ पर है, जापान का भाग। इससे अलग होती है जेजू स्टेट भी है, इसे देखिए, इधर येलो सी है, इधर सी ऑफ जापान है, इन दोनों के मध्य स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंडिया ज्वाइन OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील। भारत OECD G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ।
तो द वर्ल्ड इकोनॉमी इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, चूंकि विश्व की अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं किस कौन सा करवट लेगी यह किसी अर्थशास्त्री को पता नहीं चल रहा है। बड़ी उथल पुथल मची हुई है। ऐसी सिचुएशन में, इन सच ए सिचुएशन, डायलॉग एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम लाइक G20 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे में G20 वैश्विक आर्थिक मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से टू स्टैब्लिश दिस हार्मोनी, मेनी मेंबर ऑफ द OECD and G20 including India have approved an important declaration on 1 जुलाई। तो घोषणा पत्र पर सहमति हुई है और इस घोषणा पत्र में यही बात ही की गई है कि लाभ के अतिरिक्त हिस्सों को देश विशेष के बाजार में डाल दिया जाए, यानी रीइलोकेशन ऑफ एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट जुरिडिक्शन एंड मिनिमम टैक्स सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स, जो न्यूनतम कर जो कि कर नियमों के अधीन हो। देयर आर ऑल्सो other important issues related to profit sharing and the scope of tax rule which are yet to be resolved. Apart from this, the technical detail of the proposal will also be prepared in the coming month. So it is expected that by October this solution will be agreed upon. ऐसे में भारत का भी यही पक्ष है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए फेवर ऑफ कंसीडरिंग फैक्टर्स रिलेटेड टू मैक्सिमम प्रॉफिट शेयरिंग एंड प्रॉफिट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। तो यह जो है भारत भी चाह रहा है और दीज सजेशन ऑफ इंडिया आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, और इन्हीं सिद्धांतों पर अमल भी किया जा रहा है। और दोस्तों OECD क्या है? तो यह 35 मेंबर की एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। The Organization of Economic Cooperation and Development is an intergovernmental economic organization of 35th member state established in 1960 और 61 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस के। तो यह जो है मोस्ट ऑफ OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमी, हैव वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह विकसित देशों का समूह है और इसका गोल ही है, इट्स गोल इज द शेप policies that promote prosperity, equality, opportunity and well-being for all, यानी सभी के कल्याण को बढ़ावा देना इसका कार्य है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। यूरो कप 2020 में दोस्तों स्पेन सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। उसने पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है और इस तरह से अब स्पेन का सामना लंदन के वेम्बले स्टेडियम पर सेमीफाइनल में इटली से होगा। और स्पेन इससे पहले 2008 एंड 12 में भी यूरो चैंपियन रह चुका है। वहीं स्विट्जरलैंड इसी स्टेडियम पर 2018 विश्व कप के अंतिम 16 में स्वीडन से हारकर बाहर हुआ था, तो ये भी याद रखना। और रियो गोल्ड मेडल विनर मरियप्पन थंगावेलु टू बी टोक्यो पैरालंपिक फ्लैग बियरर, यानी जो पैरालंपिक गेम 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, इस जो पहले ओलंपिक होगा उसके बाद पैरालंपिक गेम, तो उसके जो रियो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उन्हीं को इस बार टोक्यो पैरालंपिक का ध्वजा वाहक नियुक्त किया गया है और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। खेल रत्न अवार्ड भी पा चुके हैं और इस बात का फ्लैग बियरर यही रहेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है, सहकारिता दिवस है अंतरराष्ट्रीय। यह हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1923। सिंस दैट time it is being celebrated every year, but in 1995 the United Nations took the initiative to celebrate International Cooperative Day on the first Saturday of July by presenting a resolution। तो इस तरह से इसको पास कर दिया गया ध्वनिमत से। और इस बार का जो थीम है रिबिल्ड बेटर टुगेदर, यानी एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण करें, इस बार का थीम है। अब बढ़ते हैं दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। कल हम लोगों ने करीब 10 चोटियों के नाम लिए थे, आज भी बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है 1350 मीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सतपुड़ा, जैसे सबसे ऊपर क्या है विंध्याचल रेंज है, फिर सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल श्रेणी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ एमपी में ही है, 1350 मीटर है। फिर यहीं पर पंचमढ़ी है 1117 मीटर, और यह जो है याद रखना पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इट इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल।
महादेव यानी सेकंड जो है सतपुड़ा और इसमें जुड़ी हुई है, तो महादेव की सबसे ऊंची होगी, ये ध्यान रखेंगे, सेकंड नहीं होगी। और यहीं आगे बढ़ेंगे, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल रेंज इज अमरकंटक विच इज द मेन सोर्स ऑफ सोन एंड नर्मदा रिवर, इससे चली जाती है, ध्यान रखेंगे। फिर कालसूबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, तो यहां पर आप जो पश्चिमी घाट पर्वत है, तो उत्तरी सह्याद्री का जो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र में स्थित है, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं पर याद रखना दूसरी सेकंड हाईएस्ट पीक महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर इज द सेकंड हाईएस्ट पीक विच हाइट इज 1438 मीटर विच इज मेन सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो इस तरह से पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड विच हाइट इज 1370 मीटर। इसी तरह से याद रखेंगे गौरुलाता इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़, इट्स हाइट इज 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस में आ चुका है एग्जाम। द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा इज देवमाली विथ ए हाइट ऑफ 1672। अब आप कह रहे होंगे महेंद्रगिरी क्यों नहीं है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है, याद रखेंगे। द हाईएस्ट पीक इन केरला इज अनाईमुदी विच इज 2695 मीटर इसकी हाइट है। और याद रखना इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है विच इज सिचुएटेड इन अन्नामलाई हिल, अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका इज मुल्यानगिरी माउंटेन इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, इट्स हाइट इज 1929 मीटर। अब आपके मन में आया होगा कि कुद्रेमुख क्यों नहीं होगा, तो कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित है, लेकिन उसकी हाइट है 1892 मीटर। और कुद्रेमुख इज फेमस फॉर आयरन ओर। The highest peak in Tamil Nadu is Doda Betta, और Doda Betta is the second highest peak of South India, which is situated in Nilgiri Mountain. और Nilgiri Mountain is joint point of Eastern Ghat and Western Ghat, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। और यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है, लेकिन दोदा बेट्टा तमिलनाडु में स्थित है। एंड नेक्स्ट है अरायोकोंडा, याद रखना, इसको ठीक कर लेना, ARAYO होगा। अरायोकोंडा पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्सो ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरायोकोंडा सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश विच हाइट इज 1680 मीटर। और 1501 मीटर जो ऊंची है वह है, याद रखना, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। और अभी 2014-15 में एक और चोटी खोजी गई है, उसका नाम है जिंदागढ़, इसकी हाइट है 1690 मीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमने इसको हिंदी में बताया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अंकिता राठौर, मिली, विवेक यादव, ध्रुव पारिक, रोली सरोज, विवेक शुक्ला, ज्योति गर्ग, संध्या रानी, सुभाष रानी, त्रिवेणी बघेल, नीतू गौतम, संजय, एकता, जेबुन्निशा अजमेरा, सुश्री संगीता दास, आकाश वरुण, सूरज उपाध्याय, आरटी शर्मा, संजय नेगी, मोनी गुप्ता, दिलीप कुमार, विनोद जायसवाल, डेमिनिशिंग ट्रूथ, मोनिका तिवारी, साई तेजा डुग्गी, रितेश पांडे, नीरज यादव, मोहम्मद हसन, नाइम अंसारी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। मिली ने प्रश्न किया है FATF, हमने उसमें पूरा बताया था, उसी दिन शाम को आ गई थी खबर कि FATF ने निर्णय लिया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का। और ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट के बारे में मैं उस न्यूज में बताया हूं, तो आप समझ जाएंगी। और ज्योति जी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है ये कंपनी, इसके साथ ही हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही कोविशील्ड को बनाया है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका, इट इज गिवन बाय द इंटरमस्कुलर इंजेक्शन। और उसके बाद जो है यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर इस कोविशील्ड को बनाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, कोविशील्ड और यह डेल्टा, अल्फा, इन सारे वेरिएंट में कारगर सिद्ध हो रही है। और ऑक्सफोर्ड कहाँ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपको पता ही होगा। रडार जैसे होता है कि जो हाई लेंथ, क्योंकि रडार ऊपर लगे होते हैं, जो निचले क्षेत्र की चीजों को जल्दी से कैच नहीं कर पाते। और नाइट विजन कैमरा, उसमें हाई रेजोल्यूशन होता है कि रात में भी सभी वस्तुएं दिखते हैं, इसीलिए बड़े जो कमांडोज होते हैं रात में जो ऑपरेशंस करते हैं, वह उनको दिया जाता है कि जिससे कि दूर तक उनको दिखाई दे।
अब बढ़ते हैं, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश ए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैज टू रजिस्टर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल? किरण पोर्टल, उद्यम पोर्टल, प्राथमिकता पोर्टल या ग्राम पोर्टल? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम रिसेंटली डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रेने रोबोटिक्स? याद रखना, ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? इंद्रनाग, इंद्रडोम, इंद्ररक्षक, इंद्रजाल? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इस्तांबुल कन्वेंशन साइंड? 2009, 2010, 11 एंड 12? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहां पर ठीक कर लीजिएगा, विच रीजन, यहां पे इसको ठीक कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, विच रीजन हैज रिसेंटली बीन हिट बाय हरिकेन इल्सा? तो हाल ही में इल्सा नामक तूफान ने किस क्षेत्र में दस्तक दी है? इंडियन ओशियन में, कैरेबियन सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में या साउथ चाइना सी में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? 2015, 16, 17 एंड 18? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एविएशन सर्विस हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड बाय Air Transport World for the Oscar in the Aviation Industry Airline of the Year 2021? यानी एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 के लिए किस एयर को चुना गया है? सिंगापुर एयर, कोरियन एयर, दुबई एयर या जर्मन एयर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक एंड वरुण सिंह भाटी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड? 1 जुलाई, ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ जुलाई, 3 जुलाई या ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कालसुबाई पीक लोकेटेड? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरल? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।